आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान इंसान की। एक ऐसे इंसान जिन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया है, जिन्होंने भारत को अपने कंधे पे उठा रखा है। क्यों रतन टाटा के बारे में आपको जानना चाहिए, क्यों ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए सोचते हैं और उनको भगवान बहुत देते भी हैं। हम बात करने वाले हैं हम सबके प्यारे रतन टाटा की। आज हम रतन टाटा की बात करेंगे। इनसे शानदार बिजनेसमैन शायद ही आपको मिले। आसानी से ये पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 60% से ज्यादा हिस्सा ये चैरिटी में दे देते हैं। कभी कोविड रिलीफ फंड, कभी गरीबों को खाना खिलाना, कभी बाकी ऑर्गेनाइजेशन, कभी भारत में यूनिवर्सिटीज। इतने ग्रांट देते हैं, इतना कुछ करते हैं रतन टाटा। लो प्रोफाइल रहते हैं। शादी नहीं की अभी तक रतन टाटा ने, बैचलर है। सो हम्बल, इतने हम्बल। 5 प्रिंसिपल बताते हैं रतन टाटा सक्सेस होने के लिए। और अपनी कंपनी में भी इन्होंने ये फॉलो किया था। कोड ऑफ एथिक्स लेके आए थे जब रतन टाटा को चेयरमैन बनाया था। कौन कौन से थे? इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस वक्त कंपनी वालों ने बोला था, अरे क्या कर रहे हैं ये 5 चीजें नामुमकिन है भैया। कॉर्पोरेट कल्चर है, मक्कियावली को फॉलो करते हैं सब। आज ब्रूटल होना पड़ेगा सरवाइव करने के लिए। ये आज के जमाने में नहीं चलता। सब गलत साबित हो गए। आपको सक्सेस होना है दोस्तों, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और मैंने जितना पढ़ा है, मैंने शायद ही ऐसा दुनिया में कोई इंटरप्रेन्योर जिसके बारे में ना पढ़ा हो, जिसको कवर ना किया हो। अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे बड़ी चीज जो आपके साथ रहेगी ना, वो है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और आप कितने हम्बल हैं। याद रखिएगा, ये 3 चीजें अगर आप में हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हम बात करेंगे लीडरशिप लेसन फ्रॉम रतन टाटा, जो कि एक गजब के लीडर है। भारत रत्न इनको नहीं दिया गया। ये अजीबोगरीब बात है। मैंने रतन टाटा की वैसे बायोग्राफी कवर की है स्टडी आईक्यू पे, लेकिन भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? और हम सब इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। कई बार ये होता है कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन दिया ही नहीं जाता। पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण मिला हुआ है। देखिए, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री। पद्म भूषण इनको 2000 में मिला, पद्म विभूषण इनको 2008 में मिला। भारत रत्न कब मिलेगा? जीआरडी टाटा को मिला है भारत रत्न, इनको नहीं मिला। जल्द से जल्द भारत सरकार को यह देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम रतन टाटा की बात करते हैं, और उससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। इतना बढ़िया आपको कंटेंट मिल रहा है, आप चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो। और अब ऐसा अगर आप हमारे साथ अत्याचार करोगे तो काम कैसे चलेगा यार। तो ऐसा ना करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 सेकेंड लगेगा और आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा हमेशा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, टेलीग्राम पे तो लगभग 22,000 के करीब सब्सक्राइबर है। आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। रतन टाटा, आपको पता है रतन टाटा बहुत ही शर्मीले हैं। वो हिस्टोरिक तस्वीर कोई नहीं भूल सकता, जब नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस जिन्होंने बनाई थी, इन्फोसिस के चेयरमैन, जब उनको, अभी दोस्तों पिछले साल की बात है, जब उनको अवार्ड मिला तो उन्होंने स्टेज पे आके, रतन टाटा अवार्ड दे रहे थे, रतन टाटा के पैर छुए। भारत के 2 महान एंटरप्रेन्योर्स एक साथ, कोई नहीं भूल सकता। रतन टाटा महान है। उसका रीजन ये है कि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को अपने कंधे पे उठा रखा है। टीसीएस, आपने ये गौर किया है कि जहां टीसीएस होता है वहां पे एरर की गुंजाइश ही नहीं होती है। एसएससी में, अब मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्स के एग्जांपल देता हूं। एसएससी का जो सर्वर है, अब शायद टीसीएस वो यूज करता है, टीसीएस ने अब ले लिया है, लेकिन पहले सिर्फ यूज करता था, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। लेकिन जो बैंक एग्जाम होता है, उनका सर्वर देखिए, वो टीसीएस का होता है। उनका सिस्टम देखिए, वो कभी फेल होता ही नहीं। सर्विस सेक्टर में रतन टाटा ने शानदार काम किया है। वैसे तो रतन टाटा, टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा कंपनी चलाता है। आपके घर में टाटा प्रोडक्ट्स है ना, टाटा टी हो गया, और हर जगह आपको टाटा के प्रोडक्ट्स आपको हर जगह मिलेंगे। आयरन एंड स्टील से लेकर, शहर में गाड़ियों से लेकर, कमर्शियल व्हीकल्स से लेकर, चाय तक, यू विल फाइंड टाटा ईच एंड एवरीवेयर।
और सबसे बड़ी बात है ये है कि रतन टाटा लोगों के बारे में सोचते हैं। इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, देखिए बहुत लोग ना भूल जाते हैं जो बिजनेस करते हैं कि हमको टारगेट किसको करना है। हमको टारगेट लोगों को करना है, वही तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। सिंपल है, आपने बेचा, उन्होंने खरीदा। ये और चीज घुसाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल एज दैट। आप बेच रहे हो, वो खरीद रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स इट। तो रतन टाटा लोगों के बारे में सोचते हैं, सस्ता से सस्ता क्या बनाया जाए लोगों के लिए। टाटा नैनो बना दी। भारत की सबसे ज्यादा चलने वाली कार इंडिका, आज भी इंडिका टैक्सी में देखिए इंडिका ही चलती है। टाटा सफारी। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करें तो रतन टाटा ने कमाल का काम किया, लेकिन ये काम इन्होंने किया कैसे? 1991 से लेकर लगातार ये 2010 तक टाटा के चेयरमैन रहे। किया हुआ कैसे ये, ऐसा कैसे? चलो हम बात करते हैं रतन टाटा की। सबसे पहले तो रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्वेस्टर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, आपको पता ही है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे हैं 1991 से लेकर 2012 तक, और उसके बाद फिर इनको पद्म भूषण दोनों ही अवार्ड मिले हुए हैं। रतन टाटा की देखिए फैमिली ट्री ना कंफ्यूजिंग है, मैं फैमिली ट्री में फिलहाल नहीं जाऊंगा। जमशेद जी टाटा से सब शुरू हुआ था, और जमशेद जी टाटा से शुरू होते होते जो इनके एडॉप्टेड सन है नोवेल टाटा, उनके बेटे हैं रतन टाटा। ठीक है, तो बहुत बड़ा फैमिली ट्री है। फिलहाल फैमिली ट्री के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। जमशेद जी टाटा जो है, उन्होंने ही टाटा ग्रुप को फाउंड किया था ना अर्ली 20th सेंचुरी में, सॉरी हाँ ठीक तो है 21st सेंचुरी में, मतलब 1900 के आसपास, मैं एग्जैक्ट डेट भूल गया हूं। टाटा कंपनी को, टाटा ग्रुप को फाउंड किया, और वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि भैया उस समय आपको मेटल्स की जरूरत थी। देखिए खनिजों की आपको जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्रीज को आगे ले जाने के लिए। तो पहले तो टाटा ग्रुप स्टील में ही काम करता था, लेकिन ऐसा था बिजनेस मॉडल शुरुआत से ही टाटा का ऐसा रहा है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखा है। सबसे एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है टाटा ग्रुप। ये अपने एम्प्लॉयज का इतना ख्याल रखते हैं कि क्या बताएं, इतने पर्क्स मिलते हैं कि क्या बताएं। और आज भी देखिए सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट टीसीएस करता है। हर कॉलेज में जाके कॉलेज का जो प्लेसमेंट होता है वो टीसीएस सबसे ज्यादा करे। 10 साल के थे ये, इनके माता पिता अलग हो गए। रतन टाटा को कभी मां बाप का प्यार मिला ही नहीं। लोगों को लगता है कि रतन टाटा है, टाटा ग्रुप इनका है, जन्म इतने अमीर परिवार में हुआ तो सब कुछ अच्छा रहा होगा, ऐसा नहीं है। रतन टाटा को कभी मां बाप का प्यार नहीं मिला। रतन टाटा को उनकी दादी जी ने पाला है, नवाई भाई टाटा। और दोस्तों आपको बता दूं कि जिन अपनी दादी जी से सबसे ज्यादा क्लोज थे, सबसे ज्यादा ख्याल इनके और इनके भाई का इनकी दादी जी ही रखती थी। उसके बाद दोस्तों ये गए, अमेरिका से बहुत ज्यादा लगाव है। पहले भारत में बॉम्बे में पढ़ाई की, शिमला में पढ़ाई की, फिर गए ये अमेरिका। वहां पे इन्होंने बीएस की डिग्री ली आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग की, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गए, वहां एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम के 1975 में सब कुछ हुआ। 1962 में मतलब इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर ली थी। 25 साल तक ही वॉज रेडी। लोगों को लगता है 25 साल नहीं, अभी हमारी 25 साल की 26 साल की उम्र है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। टाइम लगता है यार, आपका असली जीवन 28-29 साल में शुरू होगा, जब आप रियलिटी में आपको सक्सेस मिलेगी। ये लोगों को समझ ही नहीं आता, क्योंकि 27-28 साल तक तो आप सीखते हो ना। 25-26 साल तक आपकी एजुकेशन पूरी होती है, फिर नौकरी करते हो, 3-4 साल में नौकरी का ज्ञान होता है। 30 साल के बाद आपकी ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ शुरू होती है। और लोगों का मानना है कि 30 साल में आपकी जिंदगी खत्म, जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है जो मान लेते कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। रतन टाटा 1962 में इनकी पूरी पढ़ाई हुई, और उसके बाद फिर ये भारत आए। हालांकि इनको आईबीएम से ऑफर था, आपको पता है अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी उस समय। देखिए उस समय अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है ना, तो कॉलेज अच्छा है, और कंपनीज हाथों हाथ लेती थी। समझ लीजिए, कंपनीज जो थी वो हाथों हाथ लेती थी। और उसके बाद रतन टाटा को बहुत बड़ा ऑफर आया कि आप आईबी में आ जाओ। रतन टाटा ने उसको डिक्लाइन कर दिया। कुछ टाइम शायद काम किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद वो वापस भारत आ गए, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप था। और इधर टाटा कंपनी को जीआरडी टाटा देख रहे, जो कि और बहुत बड़े विजनरी थे। जीआरडी टाटा से रतन टाटा ने बहुत कुछ सीखा है, खुद बताते हैं।
तो टाटा के जो चेयरमैन आए हैं ना, जो जो लीडर्स हैं, सबके सब शानदार, सबके सब हम्बल। अब दोस्तों रतन टाटा को भारत बुलाया गया कि बस बहुत हो गया, काम वाम कर लिया, भारत आओ आओ आओ। चलो एक एक करके हम इनकी क्वालिटीज पे नजर डालते हैं और इन्हीं क्वालिटीज के थ्रू मैं इनको समझा दूंगा, इनकी लाइफ को समझा दूंगा। रतन टाटा एक विजनरी है, इनको भारत बुलाया गया और इनको जब यहां पे टाटा ग्रुप में इनको रखा गया तो आप ये समझिए कि रतन टाटा को लॉस मेकिंग कंपनीज दी जाती थी। 1971 में इनको पहले तो इन्होंने काम किए ऑड्स कॉम, आपको पता है कि ऐसा ही नहीं कि रतन टाटा को आके सीधा डायरेक्टर या फिर कोई वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। एज अ ट्रेनी आए थे, कभी कभी डेस्क साफ करते थे, कभी कभी ऑफिस साफ करते थे। रतन टाटा ऐसे थे। रतन टाटा को कई बार पैदल आना पड़ता था, गाड़ी भी नहीं मिली थी इनको, लेकिन इन्होंने कभी बुरा नहीं माना। ठीक है, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर जीत क्या फिर हार क्या, नहीं फिर धार क्या मझधार क्या। ठीक है ना। तो यही रतन टाटा का रहा है हमेशा से। उसके बाद वक्त आगे बढ़ा, 5-6 साल में काफी ग्रो कर गए। रतन टाटा ने काफी सीख लिया और जब जेआरडी टाटा को लगा कि हाँ अब काफी सीख चुके हैं रतन टाटा, तब हम ये देखते हैं कि इनको नेल्को दिया। नेल्को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, नेल्को 1971। अब उस समय वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। अब इनका विजन देखिए। रतन टाटा बोलते थे कि रिस्क लो भाई, रिस्क थोड़ा बहुत तो लेना पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क इज इंपॉर्टेंट। तो आप ये समझिए कि रतन टाटा ने उस लॉस मेकिंग, बहुत लॉस मेकिंग कंपनी, मार्केट शेयर का 2%। इलेक्ट्रॉनिक्स में उस समय आईबीएम छाया हुआ था और इलेक्ट्रॉनिक्स में 1970s की बात है ना, भारत में अभी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स इट। लेकिन रतन टाटा ने बोला कि कोई बात नहीं, हम इसको प्रॉफिट बनाएंगे, प्रॉफिटेबल। ट्रांजिस्टर्स बनाने शुरू किए, यहां पे बन रहे थे, वैसे इन्होंने भी बनाए, सस्ते दामों पे बनाए। धीमे धीमे नेल्को जो है बहुत प्रॉफिटेबल नहीं, लेकिन हां जो लॉस थे वो खत्म हो गए, जो भी कर्जे थे वो सेटल कर दिए गए। इतना बढ़िया रतन टाटा का फिर नाम हुआ। तब ये पता चल गया कि यार ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, ये ऐसे रुकेगा नहीं। तो जेआरडी टाटा ने फिर रतन टाटा को बुलाया और बोला कि अब तो और कंपनीज तुमको देनी पड़ेगी। साथ ही साथ रतन टाटा को फिर लॉस मेकिंग कंपनीज मिलने लगी। मतलब रतन टाटा की कैसी इमेज बन गई थी कि ये तो कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना सकता है। आप देखिए रतन टाटा ने कितने दूर की सोची। रतन टाटा ने आईटी इंडस्ट्री पे काम करना शुरू किया। 1991 में 97 साल के हो गए जेआरडी टाटा। रतन टाटा को चेयरमैन बनाया गया। रतन टाटा ने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि वो चेयरमैन इतनी जल्दी बन जाएंगे, लेकिन रतन टाटा चेयरमैन बने। उसके बाद हम ये देखते हैं जब रतन टाटा को चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग थे, बोले थे हमको चेयरमैन बनाओ, हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो रतन टाटा ने कंपनी का कार्यभार संभाला। सबसे पहले उन्होंने आईटी सेक्टर पे देखा। अब देखिए उस समय आईटी सेक्टर, राजीव गांधी ने हरी झंडी दे दी कि तुमको जो करना है करो। तो रतन टाटा के पास पूरी फ्रीडम भी थी। विजनरी वही होता है ना कि जो आगे के मार्केट को देखे। रतन टाटा को पता था कि आगे जो दुनिया होने वाली है वो पूरा कंप्यूटर पे शिफ्ट होगी। तो आईटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ऑटोमोबाइल, ये दो। फाइनेंशियल सक्सेस बहुत जल्दी मिली, एक के बाद एक जो इनकी कंपनीज थी। पहली बात तो टाटा ने एक्सपैंड करना शुरू किया। आपको बता दूं कि टाटा इस समय लगभग 100 से ज्यादा, 56 देशों में 100 से ज्यादा इनकी कंपनीज है। तो रतन टाटा ने हर जगह पे ऑटोमोबाइल पे इन्होंने फोकस किया। निकालो एक के बाद एक गाड़ियां। चाय पे इन्होंने फोकस किया। मतलब जो लोग 1998 में इन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की, ये पहली पैसेंजर कार थी। 1998 में जब ये लॉन्च की तो पहली नंबर 1 ब्रांड बन गया। समझ लीजिए, ये बहुत सस्ती कार थी, हर कोई खरीद सकता था उस समय। और आज भी इंडिका दोस्तों सबसे ज्यादा चलती है, इसका माइलेज बहुत अच्छा होता है। और 2000 में रतन टाटा ने टाटा टी लॉन्च की, ये ग्लोबल बेवरेज बनी। इन्होंने टेटली ग्रुप को एक्वायर किया, जो उस समय चाय का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर था और डिस्ट्रीब्यूटर भी था। तो रतन टाटा ने बोला कि टेटली टी को हम एक्वायर करते हैं। विजन देखिए आप। यूके की कंपनी है, वैसे आपको बता दूं यूके की सबसे बड़ी कंपनी टेटली। और उसके बाद इन्होंने टाटा टी को, मतलब टेटली
को एकदम कवर अप करके टाटा टी बनाया और आज टाटा टी हर घर में चलती है। 2001 में इन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में अपना हाथ आजमाया। टाटा AIG, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप, ये जॉइंट वेंचर है, आज भी है। टाटा AIG बहुत ही जबरदस्त। तो आप देख सकते हैं ना, फिर केमिकल हो गया, फिर IT सेक्टर ने तो सब, TCS जब लॉन्च किया ना 2003 में तो सब बदल गया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उस समय बूम कर रही थी, मतलब बूम आने वाला था और शुरुआत हुई थी उस समय, 2000 की बात है ये। $1 बिलियन एक साल में कमा लिया। $1 बिलियन पब्लिक कर दिया अपनी कंपनी को, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला, न्यूयॉर्क एक्सचेंज ग्रुप में इनकी कंपनी लिस्ट। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी जिन्होंने $1 बिलियन का रेवेन्यू कमा लिया। सब पगला गए, बोले अरे बाप रे, कौन सी इंडियन कंपनी है जो ऐसा कर रही है। फिर 2008 में फोर्ड की कहानी तो कोई भूल ही नहीं सकता ना। जब बिल फोर्ड ने बोला, वैसे हेनरी फोर्ड की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, जब रतन टाटा अपनी टाटा कार को बेचने गए, अपनी टाटा कंपनी को, मतलब जो ऑटोमोबाइल है, तब बिल फोर्ड ने बोला कि मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं तुम्हारी कंपनी खरीद के। रतन टाटा बीच मीटिंग से ही उठ के चले गए। और 8 साल बाद जब वो भारत आए, बिल फोर्ड मुंबई आए, तब रतन टाटा से ये बोला कि आप मेरी लैंड रोवर और जैगुआर को खरीद लीजिए, बहुत एहसान होगा आपका। तो वही कहता ना कि सक्सेस इज दी ट्रू रिवेंज। तो रतन टाटा एक ट्रू विजनरी है, इनको पता है कि मार्केट आगे कहां जाएगा। और अगर आपको यह चीज पता है, जैसे अभी देखिए, अभी अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे अब सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, अब बदल गया दोस्तों, आगे आने वाले समय में सब ऑनलाइन ही हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है। अब ये आपको कहीं सिखाया नहीं जाएगा। जैसे आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, एक टर्म आपने सुना होगा SEO, ये एक नया टर्म है। अब इसके आपको कोर्सेज नहीं मिलेंगे, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में है। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, इस वक्त के साथ साथ आपको डालना पड़ेगा, एक ट्रू विजनरी होना पड़ेगा रतन टाटा की तरह। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, इनिशिएटर, रतन टाटा इनिशिएट करते हैं। वो बोलते हैं लॉस होगा तो होगा, क्या दिक्कत है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। इन्होंने सबसे पहली पैसेंजर कार यहां पे इंक्लूड की 1998 में, जैसा मैंने बताया, इंडिका। उसके बाद फिर टाटा टी, फिर स्टारबक्स, नैनो। रतन टाटा चाहते थे कि हम ऐसी कार बनाएं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। 1 लाख में नैनो निकाल दी। हालांकि वो सक्सेस क्यों नहीं हुई, बहुत बेहतरीन कार थी दोस्तों, शानदार कार थी, लेकिन एक टैग उसका था ना, सस्ती कार है। आप नैनो लेके जाते थे तो आपको हीन भावना से देखते थे, अरे ये तो सस्ती कार लेके आया है। मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग बहुत गलत होगी, जिसकी वजह से नैनो फेल होगी, सक्सेस नहीं हो पाई। फिर 1-2 केसेस और आगे कि नैनो में आग लग गई। हालांकि वो 1 ही 2 कार में आग लगी थी, लेकिन इतनी जल्दी वो फैली आग की तरह, उसको भी ये कवर अप नहीं कर पाए, तो वो मार्केट चला गया। लेकिन टाटा ने, रतन टाटा ने हमेशा सबसे कम दामों में चीजों को रखा है। बसेस आप देख लीजिए, ट्रक्स आप देख लीजिए, कॉमर्शियल व्हीकल्स तो टाटा के ही चलते हैं। छोटा हाथी, जितने भी आपको कॉमर्शियल व्हीकल दिखेंगे वो सब टाटा के या महिंद्रा के, भारत में जो चल रहे हैं। तो वही मैं बता रहा हूं कि भारत की इकोनॉमी को उन्होंने कंधे पे उठा के रखा है। जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं ये शानदार, और ये आलतू फालतू प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। कॉस्मेटिक्स, पेंट, ऑयल, ये सब नहीं बनाएंगे। ये जो मेन है वही बनाएंगे। टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब टाटा डोकोमो आया था, आपको याद होगा, वो सबसे सस्ते रिचार्ज देता था 2G के। उस समय सबसे, मेरे पास खुद टाटा डोकोमो था, मैं सबसे सस्ते रिचार्ज, टाटा का मोबाइल बहुत सस्ता था। तो ये है 2012 में वैसे टाटा नैनो कार को लॉन्च किया था। उसके बाद ये सबसे बड़ी बात है, ही इज अ मैन ऑफ वैल्यूज। 5 चीजें थी। जब रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्होंने इमीडिएट चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला, रतन टाटा की सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक अमीर इंसान से वैसे ही बात करेंगे जैसे एक गरीब इंसान से। रतन टाटा की इतनी कहानियां कि क्या बताएं। वो इतना दान देते हैं और इतना लोगों के लिए करते हैं। वैल्यूज की अगर बात करें तो रतन टाटा जो हैं, 5 चीजें ये बताते हैं, इनके 5 प्रिंसिपल रहे जो उन्होंने अपने कंपनी, मैंने बताया सबसे पहले इंटीग्रिटी, आप में इंटीग्रिटी हो, ये बहुत जरूरी है सक्सेस होने के लिए। ये जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, इंटीग्रिटी मस्ट बी कॉमन।
दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग, समझना। अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को समझो, मार्केट को समझो, और समझना खाली कमर्शियल लेवल पे नहीं, कंपटीशन लेवल पे नहीं, इमोशनल लेवल पे भी। आजकल प्रोफेशनलिज्म बहुत आ गया है। प्रोफेशनलिज्म से ज्यादा बेटर होता है एक इमोशन कनेक्ट। हद से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म ना सब बर्बाद कर देता है। तो वो चीज आपको करनी होगी। वो चीज आप कैसे करेंगे? अपने इंप्लॉयज का ख्याल रखिए, उनकी तारीफ करिए अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो। तीसरी चीज यूनिटी, हमको यूनाइट रहना है। ऐसा नहीं है कि कल को ये एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। चौथी चीज, एक्सीलेंस के पीछे भागो। पैसा छोड़ दो, एक्सीलेंस पे जाओ। इन्होंने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं बहुत सस्ते, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं, शानदार क्वालिटी, बस कॉस्ट घटा दी। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जितने बड़े होंगे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा आएंगी। आपका काम कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ही इज अ मैन ऑफ वैल्यूज। और सबसे बड़ी बात, इक्वालिटी। रतन टाटा बोलते हैं कि चाहे एक चपरासी ही क्यों ना हो, आपको उससे भी बहुत अच्छे से बिहेव करना है। अब ये बहुत सारे 1991 में जब ये प्रिंसिपल्स लेके आए तो इनके काफी लोगों ने साइन करने से मना कर दिया। साइन करना था बकायदा, इंप्लॉयज को साइन करके देना। तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे साइन, हमको समझ में नहीं आ रहा है। रतन टाटा ने बोला ठीक है आप जाओ, साइन तो करना पड़ेगा। और अपने हिसाब से इन्होंने कंपनी चलाई। और इस समय टाटा मोस्ट प्रॉफिटेबल, 20 साल में इन्होंने टाटा को बिल्कुल बदल के रख दिया। कहां उस समय खाली 20 से ज्यादा एरियाज में एक्सपैंड किया, लेकिन अब दोस्तों 100 से ज्यादा एरियाज में एक्सपैंड किया गया है। रतन टाटा बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल। ये इतने शांत है और दूसरों का इतना ख्याल रखते हैं कि क्या बताएं। जब 2008 में 26/11 अटैक हुए थे तो रतन टाटा ने, ताज होटल रतन टाटा का है, उन सारे इंप्लॉइज का ध्यान रखा था। हॉस्पिटैलिटी में भी रतन टाटा, टाटा ग्रुप सबसे आगे है। सारे इंप्लॉइज का ध्यान रखा था। अपने इंप्लॉय फ्रेंडली है टाटा ग्रुप। अपने इंप्लॉय का बहुत ध्यान रखता है। अगर आपको कोई बीमारी होगी तो टाटा फ्री में आपको इलाज देगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका कॉम्पनसेशन देगा। इतने पर्क्स एंड अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं। सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन बहुत पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं। तभी टाटा ग्रुप जो है इज द मोस्ट प्रेफर्ड कंपनी। तो ही इज अ मैन ऑफ वैल्यूज। फिर जैसा कि मैंने बताया, ह्यूमन रिलेशंस को हैंडल करने में बहुत बढ़िया है ये अपने इंप्लॉयज को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इनका एक चीज मानना है ना कि कंपनी इंप्लॉयज से चलती है, और अगर वो अच्छे से काम करेगा ना तो कंपनी भी आपकी अच्छे से काम करेगी। इंप्लॉय को रोबोट थोड़ी ना, आप उनको पैसा दे रहे हो तो उनको मारा चाबुक और बैल की तरह चलने लगे, ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी इज ह्यूमन। यूनिटी और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को यूज करके वो एक दिशा में। और दोस्तों आपको बता दूं कि रतन टाटा, मतलब टाटा ग्रुप के जो इंप्लॉयज हैं, वो सबसे ज्यादा लॉयल माने जाते हैं पूरी दुनिया में। अगर आप सारी कंपनीज को खड़ा कर दे और रतन टाटा के इंप्लॉयज को खड़ा कर दे तो सबसे ज्यादा लॉयल रतन टाटा के इंप्लॉयज हैं। ऐसा है। रतन टाटा ने वीकली आवर्स जो है वो जब 1991 में चेयरमैन हुए थे तो रतन टाटा ने 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा कोई। छुट्टियां भी अच्छी खासी मिलेंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये फिलैंथ्रोपी वर्क्स तो बहुत ज्यादा करते रहते हैं। अभी कोविड में इन्होंने 1000 करोड़ दान दे दिया था। बहुत सारे फ्री के स्कूल चला रहे हैं। फंडिंग पीछे से रतन टाटा की आ रही है। इतने सारे फिलैंथ्रोपी वर्क्स है रतन टाटा के कि क्या बताएं। रतन टाटा जब तक चेयरमैन रहे, 21 साल तक चेयरमैन रहे, 40 गुना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ गया, प्रॉफिट 50 गुना ज्यादा बढ़ गया। 2012 में साइरस मिस्त्री, रतन टाटा का कोई वारिस तो है नहीं, तो इन्होंने साइरस मिस्त्री को अगला चेयरमैन बनाया, जो कि दूसरे परिवार से आते थे। लेकिन बाद में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो गए रतन टाटा और साइरस मिस्त्री में। साइरस मिस्त्री काम सही से नहीं कर रहे थे, वो अपनी चला रहे थे। आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, फिर दूसरे वाले वही एग्जाम्पल को आगे लेके जाएं, लेकिन साइरस मिस्त्री ऐसा नहीं हुआ। 2016 में साइरस मिस्त्री को रिमूव किया गया चेयरमैन ऑफ टाटा एंड सन्स से, बड़े बेआबरू से वो भी। फिर 2017 में नटराजन चंद्रशेखर को चेयरमैन बनाया। लेकिन रतन टाटा रिटायर हो गए, अभी भी एक्टिव बिजनेसमैन है। अब हर जगह इनको ऑक्सीजन की अभी प्रॉब्लम हुई ना तो सबसे पहले रतन टाटा है। प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए, ऑक्सीजन सप्लाई करनी शुरू कर दी। 65% से ज्यादा शेयर्स जो हैं वो इनके चैरिटेबल ट्रस्ट में जाते हैं। मैं बता रहा हूं ना कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं, लेकिन रतन टाटा ऐसा करते नहीं है।
रतन टाटा इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है $28 मिलियन स्कॉलरशिप फंड देता है ये। इसमें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो भारत से आते हैं उनको हेल्प करता है। आपको पता है 2010 में टाटा कंपनीज ने कितना डोनेशन दिया चैरिटीज में? $50 मिलियन। 2014 में टाटा ग्रुप ने 950 मिलियन रुपए दिए आईआईटी बॉम्बे को ऐसे ही। और अभी कोविड में 1500 करोड़ दिए। इस तरीके से बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं। 4 बार ऐसा बोला जाता है कि इनको प्यार हुआ लेकिन शादी नहीं हो पाई। क्या करना पसंद करते हैं? किताबें पढ़ना। हां, कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा ये चीज। उसके बाद इनको इंटरनेशनल अवार्ड भी बहुत सारे मिले हुए हैं। फिर आखिरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्म डिटर्मिनेशन। बस डिटर्मिनेशन तो है ही है। मैंने बताया ना, नेल्को की आपको बात बताई, 2% शेयर था, कोलैप्स करने के कगार पे थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। ये लगातार लड़ते रहे। एक लीडरशिप क्वालिटी है इनमें। लीडर वो होता है ना, कल संडे स्पेशल में लेक्चर लूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में एक लीडर में क्या होना चाहिए, कैसे आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दृढ़ निश्चय रतन टाटा का, ये लॉस मेकिंग कंपनीज को भी प्रॉफिट मेकिंग बना देते हैं। बट वही एक पूरा का पूरा टीम वर्क होता है। अगर सक्सेस हुआ तो पूरी टीम का, लॉस हुआ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसा है, इस तरीके का हिसाब किताब है। तो ये 5 लीडरशिप क्वालिटीज रतन टाटा की। नैनो के बारे में तो बताइए आपको। रतन टाटा ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि जो आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं उन पत्थर को इकट्ठा करके एक बिल्डिंग बना लो। कितनी बड़ी बात है। मतलब जो क्रिटिसाइज आपको करते हैं उन क्रिटिसिज्म को इकट्ठा करके अपना ही एम्पायर खड़ा कर लो। क्या बात है। रतन टाटा ने बोला कि मैं फैमिलीज को देखता था, वो 2 व्हीलर्स पे ऐसे जाते थे, छोटा बच्चा आगे। हम सब ने ये किया है दोस्तों। मैं खुद, मैं, मेरा छोटा भाई, मेरे मम्मी पापा, तो हम लोग जब छोटे थे तो एक स्कूटर थी तो उसमें 4 लोग जाते थे बैठ के, और बड़ा अजीब व गरीब लगता था। तो यही रतन टाटा बोलते हैं कि मैं यही सोचता था कि आया क्या ये सेफ होगा। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं ये इट इज वेरी डेंजरस। तभी रतन टाटा ने नैनो निकाली। लेकिन वही है ना कि नैनो उतना चल नहीं पाई। उसके रीजन बहुत ज्यादा थे, फेलियर हो गई नैनो। तो अब यहां पे रतन टाटा बताते हैं कि इफेक्टिव लीडर्स के पास होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो सुनना आना चाहिए। यू शुड बी अ गुड लिसनर। टपर टपर बोलना नहीं है, सुनो तो पहले, उसके बाद अपने व्यूज रखो। दूसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना आना चाहिए। 2 एम्प्लॉय हैं, दोनों की नहीं जम रही है, बैठाओ, मैनेज करो। आपकी किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गई, उससे मैनेज करो। कुछ तो कॉमन पॉइंट्स होंगे, तभी तो कंपनी आगे बढ़ती है। फिर डिसीजन मेकिंग आना चाहिए। वही डिटर्मिनेशन से इसको रिलेट करिए कि आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कभी कभी टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। देन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ और उन प्लान पे स्टिक रहो। फिर आपके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे रतन टाटा के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनको एम्पावर करो, उनको सही ज्ञान दो। और टीम वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लीडरशिप इन स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पे। अगर ये इश्यू आ गया तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। कंपनी गिर गई, उस तक का वेट करो, तब आपकी लीडरशिप कोई काम में नहीं आएगी। लेकिन जो छोटी छोटी चीजों में लीडरशिप दिखाता है, शानदार होता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और बताइए मुझे किन लोगों की स्ट्रैटेजी बताऊं, किन एंटरप्रेन्योर्स की स्ट्रैटेजी बताऊं। जो आप बोलेंगे वही हम करेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।